डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेथ मशीन के बारे में। लेथ एक ऐसी मशीन है जिसकी स्पिंडल एक्सिस के ऊपर किसी भी जॉब को घुमा सकती है। कटिंग टूल जो है ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, और वो स्पिंडल के एक्सिस के पैरेलल चलने का काम करता है। मतलब ये उसके लंबाई में चलता है और जॉब के ऊपर कटिंग की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसे परफॉर्म करता है। और इस प्रकार से जॉब को घुमा के उसके ऊपर की जाने वाली जो कटिंग प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है? टर्निंग कहा जाता है। इसी के द्वारा हम सिलेंड्रिकल, कोनिकल, प्लेन सरफेस जो है वो निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेथ मशीन के ऊपर हम लोग बोरिंग, रेमिंग, थ्रेडिंग आदि प्रकार की मेथड जो है या प्रोसेसेस जो है ये प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। और इनके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स की अटैचमेंट का इस्तेमाल करके लेथ मशीन के ऊपर हम लोग मिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, होनिंग ऐसी कुछ स्पेशल टाइप की जो प्रोसेसेस है ये प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेथ मशीन का यूज जो है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। उसके कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है। किसी भी लेथ मशीन में निर्माण करते समय कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि जॉब को कटिंग करने के लिए स्पीड या रिक्वायर्ड स्पीड अवेलेबल करवाना, कटिंग टूल को होल्ड करके जॉब को कटिंग डायरेक्शन में घुमाने के लिए फीड अवेलेबल करवा के देना या रिक्वायर्ड फीड प्रोवाइड करना। अलग अलग टाइप की जो मेथड्स है उनके लिए एक्सेसरीज और अटैचमेंट जो है उनकी उपलब्धि करवाना, ये लेथ मशीन की कुछ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है जिनकी वजह से हम लोग लेथ मशीन को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेथ मशीन अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ लोग इसको मदर ऑफ ऑल द मशीन्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेथ मशीन इजाद की गई और इसी लेथ मशीन का इस्तेमाल करके आज भी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग मशीन के पार्ट जो है उन मशीन के पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। मतलब कि कोई भी मशीन आपको बनाना है तो उस मशीन के अंदर बैठने वाले पार्ट जो है ये लेथ मशीन का इस्तेमाल करके बनाने ही पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द लेथ, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल द मशीन भी कहा जाता है। लेथ मशीन के ऊपर जब भी कभी हम लोग कोई वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पे काम करते समय कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी ज़रूरी है। जैसे कि लेथ के चक के अंदर जब आप जॉब फिक्स करते हो तो उसको पहले वेरीफाई करना है सभी साइड से कि चक के जॉब के अंदर सभी साइड से जॉब को होल्ड किया गया है। जॉब को टाइट करने के बाद जॉ को घुमाने वाली जो कीज होती है या जिसको हम लोग चक्की कहते हैं उसको निकालना कभी ना भूले। टूल को टूल पोस्ट में एक परफेक्ट हाइट पर होल्ड करना ज़रूरी है, उसको सेंटर में सेट करना ज़रूरी है, ये कभी भूलना नहीं। टूल को नीचे पैकिंग जो है ये पूरी लंबाई में जितनी टूल की लंबाई है उतनी पूरी पैकिंग आपको प्रोवाइड करनी ज़रूरी है जब उसकी हाइट को आप सेट कर रहे हो टूल पोस्ट के अंदर। नहीं तो जब आप टूल को कसने जाओगे
तो टूल के टूटने का चांसेस हो सकता है, या उसके होल्डिंग करने की जो मेथड है ये गलत हो सकती है, जिसकी वजह से टूल सही तरीके से काम नहीं करेगा। बहुत ही छोटे हुए टूल का इस्तेमाल ना करें, मतलब जो टूल आपने ग्राइंडिंग करके इस्तेमाल किया है बार बार और उसकी अभी लेंथ कम हो गई, तो ऐसे टूल का इस्तेमाल ना करें। टूल टूल पोस्ट से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बाहर ना निकला हो। अगर वो सबसे ज़्यादा बाहर निकलेगा तो वो सही तरीके का कटिंग जो है वो कटिंग नहीं करेगा, वो चैटरिंग करेगा, वाइब्रेशंस वो जनरेट होंगे और आपकी जॉब के ऊपर की फिनिश डल हो सकती है। लेथ चॉक को उतारने से पहले या निकालने से पहले बेड के ऊपर एक लकड़ी का प्लेट रखना ज़रूरी है कि वो नीचे ना गिरे, सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद लेथ चक को उतारने से पहले बेड के ऊपर जब आप लकड़ी का गुटका या सपोर्टिव कोई चीज़ रखे तो उस समय पे चौक को धीरे धीरे घुमा के बाहर निकालना है और स्पिंडल के अंदर एक राउंड पाइप का पीस लगा के उसको एक साइड से सपोर्ट देके या होल्ड करके रखना है और उसके सहारे ही धीरे धीरे उस लकड़ी के पीस के ऊपर आपको क्या करना है, चौक को उतारना है। चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाहे आप मशीन को चला रहे हो और इंस्टेंटली आपने बंद कर दिया, तो जो घूमने वाले पार्ट्स है उनकी जो स्पीड है उसको हाथों के ज़रिए रुकाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उनके अंदर शार्प बर्स बैठ सकते हैं जो आपके हाथों को डैमेज कर सकते हैं। उनके एजेस की शार्पनेस आपके हाथों को, बॉडी पार्ट्स को कट कर सकती है, तो उनको हाथों के ज़रिए नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद जो जॉब आप कटिंग कर रहे हो वो जब चल रहा है, रोटेशन में है, उस समय पे उसके डायमेंशंस नहीं लेने हैं। इससे आपको इंजरीज भी हो सकती है और डायमेंशनिंग चेक करने वाले जो टूल्स है वो वहाँ पे घिसने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, जॉब भी डैमेज हो सकता है। लंबे और पतले जो जॉब होते हैं उनके ऊपर हेवी जो कट है वो नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जॉब अपनी जगह से बाहर निकल जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा या फिर टूट सकता है। चलती मशीन के ऊपर स्पैनर, पाइप रेंच, इनके द्वारा नट बोल्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या ना ही जॉब को कसने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए मशीन को पहले बंद करना है, फिर जॉब के ऊपर आप नट या बोल्ट को लगा सकते हो। जॉब को फाइल करने के लिए मजबूत हैंडल वाली फाइल का इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक कट लगाकर मशीन से दूर न जाए, क्योंकि टूल मशीन चक से टकराने की वहाँ पे क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, संभावना होती है। थ्रेड काटने से पहले अंडरकट लगाकर देखना चाहिए तथा टूल की जो तेजी है उसे कम करना जरूरी है। मतलब जब भी आप थ्रेड कटिंग करने जाए तो पहले अंडर कट लगाना है, एक छोटा सा कट लगा के चेक करके देना है, देखना है कि वो सही तरीके से कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है, इंटरनल थ्रेड कटिंग करते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि जो टूल है वो पर्टिकुलर डेप्थ में जाने के बाद मशीन को स्टॉप करके दोबारा इसको रिवर्स ले। कट टू कट अंडर या बोर के अंदर थ्रेड करते समय कट टू कट थ्रेडिंग करने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से टूल जो है ये इंटरनल बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करके डैमेज होने के भी चांसेस है, उससे जॉब भी आपका खराब हो सकता है। कास्ट आयरन के अलावा और किसी मेटल के ऊपर कूलेंट का इस्तेमाल करें। अगर वो कास्ट आयरन है तो उसके ऊपर कूलेंट इस्तेमाल ना करें। जॉब की मेटल और कटिंग टूल की कंडीशन के अनुसार कटिंग का स्पीड जो है, ये कटिंग का स्पीड रखना ज़रूरी है। चलते समय मशीन के ऊपर गियर के
अंदर चेंजेस ना करे। मतलब मशीन चल रही है तो उसके अंदर जो गियर्स है उन गियर्स को बदलने की कोशिश ना करे, स्पीड वेरिएशन ना करे, नहीं तो गियर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद मोटर के द्वारा लेथ चलाने से पहले हाथों से उसे घुमा कर देखें और उसके बाद चलाए। घुमा कर देखें मतलब चेक करे घुमा के कि उसके अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है, जॉब सही तरीके से बैठा है कि नहीं बैठा है। ये वेरीफाई होने के बाद में ही क्या करना है, आपको लेथ मशीन को चलाने की कोशिश करनी है। सो लेथ मशीन के अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली पार्ट्स कौन से हैं तो यहाँ पे दिखाया है। इसे कहा जाता है हेड स्टॉक। ये पूरा सेक्शन जो है उस सेक्शन को क्या कहते हैं, हेड स्टॉक कहते हैं। उसके बाद ये है गियर लीवर, जो स्पीड जो होता है स्पिंडल का, स्पिंडल यहाँ पे अंदर बैठा हुआ रहता है और स्पिंडल के ऊपर चक बिठाया जाता है। मोटर से मिलने वाली जो गति होती है, सो वो गति इस स्पिंडल को दी जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीड चक को मिलता है और चक घूमने का काम करता है। चक दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कूलेंट सप्लाई, यहाँ पे पाइप है तो डायरेक्टली ये कूलेंट कहाँ पे होता है, टूल के ऊपर डाला जाता है। टूल पोस्ट कैसे है ये दिखाया गया है। टॉप स्लाइड है या उसको कुछ क्रॉस स्लाइड बोलते हैं वो है। लीड स्क्रू दिखाया गया है। फीड रॉड दिखाया गया है या फीड शाफ्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फीड रॉड बोलते हैं। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक के ऊपर हम लोग चक लगा सकते हैं विथ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग करने के लिए लेथ के ऊपर, रिमिंग करने के लिए रिमर लगा सकते हैं। इसके अंदर कौन सा टेपर होल रहता है टेल स्टॉक के स्पिंडल के अंदर, ये टेल स्टॉक स्पिंडल हो गया, उसका ये फीड व्हील हो गया, ये लॉकिंग लीवर हो गया टेल स्टॉक का। ओके, उसके बाद ये क्रॉस स्लाइड हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद सैडल हो गया, सैडल हैंडल हो गया। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग एप्रॉन कहते हैं। कैरेज हो गया, ये लेथ मशीन का बेड हो गया जिसके ऊपर कैरेज आगे पीछे होता है। और यहाँ पे फीड लीवर होते हैं। सो फीड लीवर क्या काम करते हैं, जो मशीन को दिया जाने वाला फीड है उसको कंट्रोल करने का काम इस सेक्शन के जरिए क्या है, किया जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ एक पैन रखा हुआ रहता है, कुछ लोग उसको डस्ट पैन भी बोलते हैं। सो ये पैन क्या काम करता है, तो जो गिरने वाला रॉ मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट कहाँ पे होता है, उस कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होता है। उसी को क्या कहते हैं, कुछ लोग डस्ट पैन भी बोलते हैं, कुछ लोग कलेक्टर पैन भी बोलते हैं। तो कलेक्ट होने के बाद उसको फिर कहाँ पे डाला जाता है, कचरे के डिब्बे में या स्क्रैप के डिब्बे में डाला जाता है। सो इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। लेथ की कुछ खूबियां है और ये खूबियों की वजह से लेथ मशीन पहचानी जाती है। सो ये कौन सी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है या स्पेसिफिकेशन है लेथ मशीन के, वो हम लोग देखेंगे जिसकी वजह से लेथ पहचानी जाती है। जैसे कि बेड की लंबाई। सो बेड के एक एंड से दूसरे एंड तक जो लंबाई होती है, बेड के एक एंड से दूसरे एंड तक, ये बेड का एक एंड है और ये दूसरा एंड है, तो इसे क्या कहते हैं, बेड की लेंथ कहते हैं। फिर दूसरा जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स मतलब क्या, तो लेथ मशीन के एक एंड में एक सेंटर लगाया जाता है और दूसरे एंड में टेल स्टॉक में एक सेंटर लगाया जाता है, और उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स कहा जाता है। फिर थर्ड जो पॉइंट है उसे कहा जाता है हाइट ऑफ सेंटर ओवर द बेड। हाइट ऑफ सेंटर ओवर द बेड, तो सेंटर की हाइट ओवर द बेड का मतलब क्या है, केंद्रक की बेड से ऊंचाई। हाइट ऑफ सेंटर ओवर द बेड, यह लेथ का आधार से सेंटर तक की अधिकतम हाइट होती है, ज्यादा हाइट होती है, जो मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। ये 150 मिलीमीटर तक हाइट वाली लेथ, स्मॉल लेथ 150 से 300 मिलीमीटर तक की हाइट वाली लेथ को मीडियम लेथ, और 300 से अधिक हाइट वाली लेथ को हेवी लेथ कहा जाता है। तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ कैसे बताई जाती है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से बेड की
बेड तक की जो हाइट होती है, ये बेड हो गया, तो ये बेड वेज हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको क्या कहा जाता है, हाइट ऑफ सेंटर ओवर द बेड। उसके बाद बेड पर मैक्सिमम स्वीप और स्विंग ओवर द बेड, ये और एक पॉइंट है, स्विंग जॉब। सो उस अधिकतम व्यास के बराबर होता है जिसे लेथ पर बांधकर ऑपरेशंस किए जाते हैं। क्या करते हैं, लेथ पे बांधकर ऑपरेशंस किए जाते हैं। सो ये जो मैक्सिमम स्वीप और स्विंग ओवर द बेड कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जॉब जो है, कितने मैक्सिमम डायमीटर का जॉब लेथ के ऊपर मैक्सिमम लेथ के ऊपर कितना बड़ा डायमीटर का जॉब होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर इसकी कैपेसिटी जो है, ये कैपेसिटी बताई जाती है। मतलब ही कि मैक्सिमम स्वीप और स्विंग ओवर द बेड, मतलब बेड के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा कितना जॉब या कितने डायमीटर का जॉब लगा सकते हो। तो ये कैसे कहा जाता है, तो जो हाइट होती है, जो सेंटर से बेड तक की जो दूरी होती है, इसकी डबल होती है क्या, तो मैक्सिमम स्वीप और स्विंग ओवर द बेड। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बेड सेंटर हो गया स्पिंडल का, तो ये सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी डबल, मतलब यहाँ तक वो आएगी। तो इतना बड़ा जॉब जो है डायमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, लेथ के ऊपर बांध सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो लेथ के गैप में मैक्सिमम स्विंग, सो गैप बेड जो होता है लेथ का, ये गैप बेड कुछ स्पेशल टाइप्स के लेथ के ऊपर हम लोगों को मिलता है। उन गैप गेट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डायमीटर के जॉब को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम डायमीटर का जॉब घुमाने की जो मेथड है, उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्विंग इन गैप ऑफ लेथ। सो उसके लिए क्या किया हुआ रहता है, जो हमारी लेथ मशीन है उसका जो बेड है, सो बेड को पीछे किया जाता है। मतलब जो स्पिंडल है और स्पिंडल से लेके उसके नीचे तक का जो हिस्सा है, ये ओपन रखा जाता है, ये खुला रखते हैं, जिसकी वजह से बड़े साइज का जॉब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेथ के ऊपर लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया रहता है, एक अलग टाइप के बेड का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे बेड का एक हिस्सा जो है, ये हिस्सा नीचे के साइड से हेड स्टॉक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और बीच का हिस्सा जो रहता है, जहाँ पे स्पिंडल है या फिर जहाँ पे चक लगा हुआ है, उसके नीचे का बराबर हिस्सा जॉब के अनुसार क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। सो जिसकी वजह से बाकी की लेथ मशीन की तुलना में क्या किया जाता है, बड़े साइज के जॉब्स उन लेथ मशीन के अंदर होल्ड किए जाते हैं या बांधे जाते हैं। मैक्सिमम स्विंग ओवर द कैरेज, कैरेज के ऊपर मैक्सिमम स्विंग का मतलब है कि जॉब डायमीटर जो है उसके बराबर कैरेज के ऊपर हम लोग कितने बड़े साइज का जॉब बांध सकते हैं ऑपरेशनल करने के हिसाब से। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम स्विंग ओवर द कैरेज। मतलब कैरेज के ऊपर हम लोग जॉब कितने डायमीटर का बांधने के बाद भी कैरेज के सहारे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम स्विंग ओवर द कैरेज। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो लेथ के स्पिंडल में जो बोर होता है, उस बोर का साइज, सो लेथ मशीन का स्पिंडल जो रहता है ये सॉलिड नहीं रहता है, वो हॉलो रहता है। तो उसके हिसाब से कितने बड़े डायमीटर का होल या बोर जो है ये स्पिंडल के अंदर बनाया गया है, उसी को क्या कहते हैं, साइज ऑफ होल इन द लेथ स्पिंडल कहते हैं। उसके बाद जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लंबे राउंड जॉब्स है उनको डायरेक्टली स्पिंडल के अंदर से दूसरे साइड में बाहर निकाल सकते हैं। उनको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली उनको निकाल के रखना है, जितना डिस्टेंस चाहिए उतना ही आपको उस चक के थ्रू बाहर निकालना है, और आपको वहाँ पे क्या करना है, ऑपरेशन करना है। जैसे ही वो ऑपरेशन हो जाएगा,
पार्ट को कटिंग करके फिर से रॉड को बाहर निकालना है। तो इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है? मोस्टली जहाँ पे ऑटोमेटिक वर्क चलता है वहाँ पे इस टाइप के स्पिंडल्स जो है, ये स्पिंडल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल जो हमारी लेथ मशीन्स होती है उनकी जो स्पिंडल्स होते हैं वो भी हॉलो ही रहते हैं, उसके अंदर भी होल होता है, तो उसको भी वहाँ पे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइज ऑफ होल इन द लेथ स्पिंडल। फिर स्पीड ऑफ लेथ स्पिंडल, तो अलग अलग टाइप की स्पीड जो होती है ये लेथ के स्पिंडल के अंदर हम लोगों को मिलती है। उसके लिए अलग अलग वेरिएशन वाले गियर बॉक्स या फिर कोन पुली हेड स्टॉक जो होते हैं उनको लगे हुए लेथ का इस्तेमाल हम लोगों को करना होता है। सो जितने स्पीड्स आपको लेथ के ऊपर मिलेंगे, वेरिएबल स्पीड्स मिलेंगे, उतनी उतनी लेथ की जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ती है। सो अगर हम लोग किसी लेथ मशीन का एग्जाम्पल कहे तो एग्जाम्पल के तौर पे 1800 मिलीमीटर की बेड की लेंथ वाली जो लेथ मशीन है, जैसे कि MS द मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, मैसूर इंडिया के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई लेथ है, उसके हिसाब से सेंटर्स की हाइट 165 मिलीमीटर, कैरेज पर मैक्सिमम स्विंग ओवर द कैरेज 210 मिलीमीटर, मैक्सिमम स्विंग ओवर द बेड 330 मतलब 330 मिलीमीटर, सेंटर की बीच की दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स 600 मिलीमीटर, स्पिंडल बोर 35 मिलीमीटर, सेंटर टेपर मोस्ट टेपर नंबर 3, स्पिंडल स्पीड 8, स्पिंडल स्पीड रेंज 22 to 750 RPM, metric threads maximum 0.6 to 6 millimeter, British thread pitch ratio 4 to 14 TPI, lead screwed thread on lead screw 8 TPI, lead screw का diameter और diameter of a lead screw 25.4 मिलीमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर और पावर मोटर 3 फेस 1 HP 400 to 440 50 वोल्ट्स और 50 साइकिल्स। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि लेथ मशीन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। लेथ मशीन जॉब को अपने हेडस्टॉक में होल्ड कर कर अपने स्पिंडल के एक्सिस के साथ में या एक्सिस के ऊपर से घुमाती है, एक्सिस के साथ में घुमाती है या एक्सिस के सेंटर से घुमाती है। रिक्वायरेशन के अनुसार जॉब को टेलस्टॉक में लगे सेंटर के द्वारा भी क्या किया जाता है? सपोर्ट दिया जाता है। कटिंग टूल को टूल होल्डर में सेट किया जाता है। जॉब पर उसके एक्सिस या जॉब जो होता है वो उसके एक्सिस पर घूमता है, तो टूल को क्या किया जाता है? जो सेंटर होता है स्पिंडल का उसके एक्सिस के पैरेलल क्या किया जाता है? फीड दिया जाता है। और सिलेंड्रिकल घूमने वाला जो जॉब होता है उसके ऊपर टूल को क्या किया जाता है? सेट करके चलाया जाता है। इसे स्ट्रेट टर्निंग भी कहते हैं। जब टूल को एंगुलर एक्सिस के ऊपर सेट करके फीडिंग दी जाती है तो वहां पे टेपर युक्त, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोनिकल सरफेस। टेपर युक्त मतलब क्या है? कोनिकल सरफेस हम लोगों को मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? टेपर टर्निंग भी कहते हैं। सो कटिंग टूल को किसी भी जॉब के फेस के ऊपर टर्न करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है।
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। इसी के लिए टूल को जो फीड होता है, ये फीड स्पिंडल के एक्सिस के परपेंडिकुलर दिया जाता है। इसके अलावा उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्पिंडल के एक्सिस से परपेंडिकुलरली जो फीड दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट भी कहते हैं, या डेप्थ ऑफ कट ऑफ टूल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन के नाम से भी पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लेथ मशीन देखी है, लेथ मशीन के पार्ट्स देखे हैं, उसका प्रिंसिपल समझ लिया है। सो हमारे पास में दो टाइप्स की लेथ मशीन है, एक है ऑल गियर्ड और दूसरी है कोन पुली हेड स्टॉक लेथ मशीन्स। सो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, दिस टाइप्स ऑफ लेथ मशीन इज नोन एज कोन पुली हेड स्टॉक लेथ मशीन। कोन पुली हेड स्टॉक मतलब क्या है, ये जो पूरा सेक्शन है इसको कहा जाता है हेड स्टॉक। ये मेन पार्ट होता है किसी भी लेथ मशीन का, जिसके अंदर स्पिंडल लगा हुआ रहता है और स्पिंडल के ऊपर आपको एक तो बेल्ट ड्राइव अटैचमेंट मिलेंगी। तो इस बेल्ट ड्राइव अटैचमेंट में हम लोगों को कौन से टाइप के बेल्ट मिलते हैं, तो फ्लैट बेल्ट मिलते हैं। और ये जो पुलीज है ये कोनिकल सेक्शन में बनी हुई रहती है, अगर हम लोग देखेंगे तो कोन के शेप में, तो इसीलिए उसको कोन पुली क्या कहा जाता है, हेड स्टॉक कहा जाता है। या फिर कुछ जगह पे हम लोगों को उन पुलिस के जगह पे क्या मिलते हैं, गियर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है जिसके अंदर आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर अलग अलग गियर्स बैठाए गए, जिसकी वजह से हम लोगों को वेरिएबल स्पीड्स मिलते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हायर स्पीड चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिलता है, बिकॉज ऑफ द गियर ड्राइव सिस्टम। सो इसके ऊपर हम लोग किसी भी तरीके की वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो ताकत होती है काम करने की सबसे ज़्यादा होती है। सो इसके अंदर गियर ड्राइव मैकेनिज्म है, इसीलिए गियर्स को ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए उसके अंदर क्या रखा रहता है, ऑयल से उसको भरा हुआ रहता है। ओके, उसको चेंज करने के लिए डिफरेंट स्पिंडल होते हैं, स्पीड को चेंज करने के लिए वो अटैचमेंट यहाँ पे दी हुई रहती है। सो ये दो टाइप्स के जो लेथ मशीन्स है, ये दो टाइप्स के लेथ मशीन्स यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। ओके, सो ये देखना है कि मेन पावर जो है, ये मेन पावर इसको मोटर के थ्रू दी जाती है और इसको पावर मिलने के बाद फिर वो पावर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेथ मशीन के बाकी सभी पार्ट्स के ऊपर। सो कंपाउंड रेस्ट, क्लॉथ स्लाइड, लीड स्क्रू, फीड लीवर, फीड रॉड्स, ओके, सेंटर्स, प्लेट्स, कच प्लेट्स। सो ये सभी चीज़ें हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगी, लेथ मशीन के ऊपर मिलेंगी। सो यहाँ पे क्या है, तो स्टोरेज होता है गियर्स का, चक्स का, अदर टूल्स का, जो यहाँ पे रखा जाता है। तो ये टाइप की लेथ मशीन हमारे पास में है जो कि ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। इसके अलावा ये टाइप की लेथ मशीन भी हमारे पास में है जिसको कहा जाता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक लेथ मशीन। सो ऑल गियर्ड हेड स्टॉक लेथ मशीन मतलब क्या है, उन लेथ मशीन का जो पावर प्रोड्यूसिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है या हेड स्टॉक है, ये कौन सा है, तो ऑल गियर्ड है। उसके अंदर सभी गियर अटैचमेंट लगे हुए हैं, उसके अंदर आपको कोई भी किसी भी जगह पे कोन पुली अटैचमेंट नहीं मिलेगी। तो ये समझ लेना है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, जो पावर प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है जिसको हम लोग मोटर कहते हैं, सो मोटर से इन गियर ड्राइव को पावर देने के लिए कोन पुली की जगह पे किसका इस्तेमाल किया रहता है, वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। सो वी बेल्ट से क्या किया जाता है, इस हेड स्टॉक को पावर जो है ये पावर ट्रांसमिट की जाती है और फिर इन को चलाया जाता है। सो हर एक मशीन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो मोटर से निकलने वाली जो पावर है, ये मोटर से निकलने वाली पावर बड़े बड़े मशीन्स के अंदर उनको वी बेल्ट या दूसरे किसी बेल्ट ड्राइव के द्वारा ही क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है मशीन के दूसरे मेन पार्ट्स के ऊपर। मतलब मशीन का जो मेन ड्राइविंग पार्ट होता है, तो पावर जो प्रोड्यूस होती है मोटर के द्वारा, वो प्रोड्यूस होने वाली पावर को बेल्ट ड्राइव या पुली ड्राइव सिस्टम के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाता है।
उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि ज़्यादा ट्रैक्शन होने पर या लोड आने पर क्या होते हैं, बेल्ट स्लिप करते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, मशीन जो है, ये मशीन मोटर के ऊपर आने वाला लोड ये एक तरह से कैसे हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है जिसको हम लोग मोटर बोलते हैं, वो सेव हो जाती है, उसकी लाइफ जो है, ये लाइफ हम लोग बढ़ाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए कोई भी मशीन अगर हम लोग ले तो उसकी जो मेन ड्राइव सिस्टम होती है वहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेथ मशीन जो है, उस लेथ मशीन के जो पार्ट्स है उन पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। Working principle of lathe. In this video, we will discuss the working principle of lathe with the help of basic lathe operation. Now, we see 3D model of lathe. Let us see the principal components of the lathe. Workpiece, chuck, tool post, cutting tool. In a lathe, the workpiece is held in a chuck or between centers and rotated about its axis at a uniform speed. The cutting tool held in tool post is fed into the workpiece to the required depth and in the desired direction. The workpiece is rotated and the cutting tool is moved relative to the workpiece. That is why the lathe is also called as turning machine. So dear students, यहाँ पे हम लोग लेथ मशीन के टाइप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हम लोगों को मालूम है कि लेथ मशीन के ज़रिए हम लोग किसी भी मेटल को टर्न करके उसको मनचाहा शेप दे सकते हैं। लेथ के इस्तेमाल के ऊपर से स्पीड लेथ, इंजन लेथ, उसके बाद टूल रूम लेथ, टरेट लेथ और बेंच लेथ, ऐसे टाइप्स बनते हैं। उसमें से जो पहला टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं यह है स्पीड लेथ के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि ये एक सिंपल डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ अटैचमेंट्स होती नहीं है, ना ही ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, कम से कम स्पीड वेरिएशंस होते हैं, स्पिंडल ज़्यादा स्पीड में घूमता है। उसके बाद लाइट वर्क्स के अंदर ये काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट मेटल्स के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशंस करने के लिए। स्पीड लेथ जो है, ये स्पीड लेथ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिंपल सी संरचना है लेथ मशीन की। इसके अंदर स्पिंडल का स्पीड हम लोग 1200 से 3600 आरपीएम इतना रख सकते हैं। इसमें स्पीड बदलने के लिए स्टेप्स पुली की अटैचमेंट्स बनी रहती है। स्टेप्स पुली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइंग में, यह है स्टेप पुली। इसमें 3 स्टेप्स होती है या 4 स्टेप्स होती है। रिक्वायर्ड स्पीड के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बेड्स को स्टेप्स के ऊपर एडजस्ट करके जो स्पीड चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो हम लोग पा सकते हैं। इन मशीन्स के अंदर पावर फीडिंग जो होती है, ऑटो पावर फीडिंग या ऑटो पावर फीडिंग की अटैचमेंट्स नहीं होती है। इसीलिए इसके अंदर हम लोगों को लीड स्क्रू जो होता है लेथ मशीन में मिलने वाला पार्ट, वो लीड स्क्रू भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। फीड देने के लिए हैंडल के द्वारा ही घुमा के फीड दिया जाता है। इस मशीन का यूज़ जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ सॉफ्ट मेटल के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि लकड़ी के ऊपर आपको कोई टर्निंग वर्क करना है तो उसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको स्पिनिंग, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, इन वर्क्स में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो है इंजन लेथ। इंजन लेथ के बारे में यहाँ पे हम लोग पहले जानकारी हासिल करेंगे।
सो ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं इंजन लेथ कैसे दिखती है। सो इंजन लेथ जो है, ये इंजन लेथ एक सामान्य टाइप की एक लेथ मशीन है, जनरली इस्तेमाल में लाई जाती है। इस प्रकार की लेथ आपको सभी वर्कशॉप में जनरल वर्क करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती मिलेगी, इस्तेमाल करती हुई मिलेगी। इसके कुछ टाइप से जो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बेंच लेथ हो गया, एसएस एंड एससी लेथ जिसको कहा जाता है, वो लेथ्स हो गए। सो बेंच लेथ की अगर हम लोग बात करें तो बेंच लेथ में छोटे छोटे साइज की लेथ्स होती है जिनको बेंच के ऊपर फिट किया जाता है, और छोटे साइज के जॉब बनाने के लिए उन बेंच लेथ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा बेंच लेथ हम लोग अगर देखेंगे तो टूल रूम में इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद है एसएस एंड एससी लेथ। इस लेथ का पूरा नाम जो है, यह स्लाइडिंग, सरफेसिंग और स्क्रू कटिंग, स्लाइडिंग, सरफेसिंग एंड स्क्रू कटिंग, ये इन लेथ मशीन का फुल नाम है, पूरा नाम है। ये मोस्टली वर्कशॉप में मिलती है। इस लेथ मशीन्स का यूज जो है सभी जगह पे जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, लेकिन इसके नाम में ही है, आपको सरफेसिंग वर्क करना है, स्क्रू कटिंग करना है, तो इन मशीन के ज़रिए वो काम जो है वो काम किया जाता है। तो ये इंजन लेथ जो है, इस इंजन लेथ के दो टाइप्स बने हुए हैं, बेंच लेथ, एसएस एंड एससी लेथ। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है, जिस लेथ मशीन के बारे में हम लोगों को देखना है, वो है टूल रूम लेथ मशीन। सर टूल रूम लेथ मशीन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्सटाइल है, एक्यूरेसी देती है, हायर फिनिश प्रोवाइड कर सकती है, इसके अलग अलग स्पीड रेंजेस में मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड्स मिलते हैं इसके अंदर। डाई मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है इस मशीन का। सो ये मशीन कैसे दिखती है, ये ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। सो टूल रूम लेथ जो है, उस टूल रूम लेथ के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे कि टूल रूम लेथ नाम में दिया गया है टूल रूम, कि जहाँ पे टूल मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, उन वर्कशॉप्स के अंदर, उन प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर इन मशीन्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टूल रूम लेथ मशीन। इसके बाद जो लेथ मशीन हम लोगों को देखनी है वो कौन सी है, तो टरेट लेथ मशीन। टरेट लेथ मशीन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो क्विक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, इस मशीन के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टूल्स जो है उनको सेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जॉब बनाना भी इजी हो जाता है। जॉब के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन एट अ टाइम कर सकते हैं, हर बार टूल सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको एक ही बार उसको सेट करना है। तो मास प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कम समय में किसी भी टूल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं। कम समय में हम लोग किसी भी जॉब के प्रोडक्ट को बना सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मशीन का सीक्वेंस है ऑपरेशंस का, उन सीक्वेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके ये बेनिफिट्स है। अगर हम लोग बात करें तो इस टरेट लेथ मशीन के ज़रिए हम लोगों को जॉब को हर बार मूव नहीं करना पड़ता है, आपको एक ही बार में उन टरेट्स को क्या करना है, टरेट हेड्स को सेट करना है और मशीन को चालू रखना है। आपको खाली एक बार सेटिंग करने के बाद बार बार दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसका एक बेनिफिट भी है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी एरर्स आ सकते हैं या जनरेट हो सकते हैं मिस अलाइनमेंट की वजह से, इस लेथ मशीन के अंदर वो होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन हाउसेस में और जहाँ पे मशीन बनाई जाती है, ऐसी जगहों पे इस मशीन का सबसे ज़्यादा क्या है, इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जाता है।
सो टरेट लेथ मशीन कैसे दिखती है, तो उसका एक बेसिक जो डायग्राम है, हम लोग बेसिक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं टरेट मशीन के बारे में। देखने के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो ये कैप्स्टन लेथ के जैसी होती है, जिसके ऊपर हम लोगों को कभी टेल स्टॉक नहीं मिलेगा, इसके ऊपर टेल स्टॉक नहीं होता है, और टरेट हेड बिठाया हुआ रहता है। इसका मेन यूज कहाँ पे करते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किया जाता है। एक ही तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर हम लोगों को बनाने हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए। इसके द्वारा हम लोग हेवी वर्क और ज़्यादा लेंदी वर्क्स मतलब लंबाई में ज़्यादा है ऐसे वर्क्स, हेवी वर्क्स मतलब ज़्यादा वजन में भारी है ऐसे जॉबों के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब जो जॉब लंबाई में ज़्यादा है, वजन है, हेवी है, तो ऐसे जॉब्स के ऊपर काम करने के लिए इस टरेट लेथ मशीन का इस्तेमाल जो है, ये टरेट लेथ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो टरेट लेथ मशीन क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे टरेट हेड लगे हुए रहते हैं इस मशीन के ऊपर, और उस टरेट हेड की वजह से हम लोगों को बार बार जॉब को कोई भी ऑपरेशन करते समय एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही टूल को बार बार निकालने की और उसकी जगह पे नया टूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि टरेट हेड की वजह से क्या होता है, हम लोग 6 टाइप के या 8 टाइप के जितने उसके अंदर एडजस्टमेंट करने की प्रोविज़न दी गई है, जैसे कि कुछ टरेट लेथ मशीन के अंदर हम लोग 6 टूल लगा सकते हैं टरेट हेड के ऊपर, किसी में हम लोग 8 लगा सकते हैं, किसी में 12 लगा सकते हैं। सो अलग अलग इस्तेमाल के ऊपर ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के टरेट हेड्स जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके ज़रिए हम लोग अलग अलग टूल्स या मल्टीपल टूल्स उन हेड्स के ऊपर लगा के उनको सेट कर सकते हैं, और उनके ज़रिए कोई भी ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, मैनुअल इन टाइप्स में भी अवेलेबल होती है। मतलब क्या है, मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपको मैनुअल टाइप में भी मिलेगी, मतलब जिसको हम लोग हाथों के ज़रिए भी चला सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मतलब हम लोग हाथों के ज़रिए भी चला सकते हैं, और ऑटोमेटिक स्पीडिंग ये दोनों के ऊपर भी चला सकते हैं। और फुल्ली ऑटोमेटिक भी मिलती है, मतलब हम लोगों को कहीं भी एक बार मशीन चालू करने के बाद हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मशीन अपना काम खुद ब खुद करके उस पार्ट को प्रोड्यूस करके दे सकती है। सो ये जो मशीन्स है, टरेट लेथ मशीन्स, उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सो ये जो मशीन है, इनको इस्तेमाल करते समय बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो उसमें समय जाता है। सो इसीलिए जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी तादाद में एक ही जैसे जॉब्स को बनाने की ज़रूरत आती है, आन पड़ती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इस टाइप की मशीन्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है बेंच लेथ। सो बेंच लेथ के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ली थी कि कैसे छोटे साइज की होती है, वर्क टेबल या बेंच के ऊपर उसको बिठाया जाता है। ओके, छोटे जॉब्स के लिए बनी हुई रहती है। मशीन शॉप्स, वर्कशॉप्स या टूल रूम ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेंच लेथ जो है, ये बेंच लेथ हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। सो छोटे साइज में होने की वजह से हम लोग इसके ऊपर बड़े साइज के जॉब्स तो नहीं बना सकते, लेकिन टूल रूम में छोटे छोटे टूल्स, स्क्रूज उनको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस समय पे इसका बहुत हेल्प होता है। दूसरी अगर बात करें तो इसके ज़रिए हम लोग कोई भी वर्क जो है, कोई भी छोटे साइज के जॉब्स आसानी से बना सकते हैं। और कहाँ पे मिलती है, तो मोस्टली टूल रूम में ये पाई जाती है, बेंच के ऊपर फिट करते हैं, इसीलिए इसको बेंच लेथ भी कहा जाता है। सो टेबल या बेंच लेथ के ऊपर इसको क्या करते हैं, सेटअप करके इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन।
सो पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन जानने से पहले हम लोग और एक लेथ मशीन के बारे में जानेंगे। ये जो लेथ मशीन हम लोग समझने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाती है। इनको प्रोडक्शन लेथ भी कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन लेथ भी कहते हैं। सो ये जो प्रोडक्शन लेथ है, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस जो होते हैं अलग अलग मशीन के पार्ट्स के, टूल्स के, इंस्ट्रूमेंट्स के, उन जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन प्रोडक्शन लेथ का मेन जो टाइप है, वो मेन टाइप कौन सा है? कैप्स्टन लेथ। और उसी के अंदर कौन सा आता है? टरेट लेथ आता है। सो टरेट लेथ के बारे में तो हम लोगों ने जानकारी ली थी। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? कैप्स्टन लेथ। तो कैप्स्टन लेथ कैसे होती है या कैसे दिखती है? तो कैप्स्टन लेथ देखने के लिए टरेट लेथ की जैसी होती है, लेकिन उसके ऊपर टरेट हेड नहीं होता है। टूल सेट करने के लिए वो टरेट हेड नहीं दिया होता। सो ये जो कैप्स्टन लेथ है, ये एक सेंटर लेथ का एडवांस टाइप है, जिसका मेन पर्पज क्या है? मास प्रोडक्शन वर्क में कम से कम समय में बहुत सारे पार्ट्स का प्रोडक्शन करना। इसकी वजह से सेंटर लेथ जो है, ये सेंटर लेथ इन्वेंट की गई है या डेवलप की गई है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो टरेट लेथ के जैसे टेल स्टॉक नहीं होता है, लेकिन 6 फेस्ड टरेट हेड होता है। 6 फेस होते हैं, ऐसा टरेट हेड होता है जिसके अंदर 6 या फिर अधिक अलग अलग आकार के जो टूल्स है उनको हम लोग बांध सकते हैं, उनका सपोर्ट दे सकते हैं। सेंटर लेथ के जैसे ही इस पर गियर हेड, मतलब सेंटर लेथ में जैसे गियर हेड स्टॉक होता है, मतलब सभी का सभी गियर से बने हुए हेड स्टॉक, जो स्पिंडल जहाँ पे हमारा लेथ मशीन का लगा हुआ रहता है वहाँ पे जैसे गियर हेड स्टॉक होते हैं, और या फिर कोन पुली हेड स्टॉक होते हैं, तो गियर हेड स्टॉक वाला ही हेड स्टॉक इसके अंदर लगा हुआ रहता है। और बेड और सैडल के ऊपर स्क्वायर टूल पोस्ट होता है। इसके दूसरे ओर जो इसके दूसरी ओर रेयर टूल पोस्ट होता है, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है? फिनिश किए हुए जॉब को रॉड से अलग करने के लिए। इस प्रकार की लेथ पर वर्किंग करते समय जो समय है, ये समय की बहुत बचत होती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल में बार बार टूल्स को सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस लेथ मशीन का अधिकतर यूज जो है छोटे और मीडियम, स्मॉल और मीडियम वर्क जो होते हैं, उन स्मॉल और मीडियम वर्क्स या वर्क पीस के ऊपर किया जाता है। ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन्स। लेथ मशीन के पार्ट्स। सो अगर देखेंगे हम लोग तो लेथ मशीन के बहुत सारे पार्ट्स है। उसमें से पहला मेन पार्ट्स होता है बेड। ये मेन कंपोनेंट होता है, बोल्डेड होता है लेग के साथ में, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन ऑब्जर्व कर सकता है। उसके अंदर हाई लुब्रिकेशन क्वालिटी होती है। कास्टिंग प्रोसेस से बनता है और मशीनिंग प्रोसेस से उसको फिनिशिंग किया जाता है। उसके बाद है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का मेन यूज क्या है? आपके राइट हैंड साइड में बेड के ऊपर इसको बिठाया हुआ रहता है। सपोर्ट, जॉब को सपोर्ट देना है उस समय पे इसका हेल्प लिया जाता है, या ड्रिलिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन करते समय ड्रिल और रिम को सेट करने के लिए उसके टूल पोस्ट का हेल्प लेते हैं। उसके बाद टेल स्टॉक हो गया। उसके बाद टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का मेन काम क्या है? ये कहाँ पे लगा हुआ रहता है? कैरेज के ऊपर। उसको सेंटर में करेक्ट पोजीशन में क्या किया हुआ रहता है? रखा हुआ रहता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये टूल पोस्ट दिख रहा है, इसके ऊपर बोल्ट्स दिए हुए रहते हैं। इन बोल्ट्स के नीचे बराबर टूल क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 साइड से हम लोग टूल्स को इसको होल्ड कर सकते हैं, टूल्स पकड़ सकते हैं 4 साइड से, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये 4 वे हो गया। ये स्क्वायर टाइप है, क्योंकि
स्क्वायर टाइप है। ये जो ऊपर लीवर दिया हुआ रहता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अलग अलग डिग्री में इसको सेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ओके, क्या काम करता है, तो टूल को करेक्ट पोजीशन में होल्ड करने का काम करता है। कहाँ पे होता है, तो कैरेज के ऊपर इसको सेट किया हुआ रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो क्या है, चक। लेथ मशीन में दो टाइप के चक्स होते हैं, 3 जॉ चक और 4 जॉ चक। वर्क जो होता है उस वर्क को होल्ड करने के लिए चक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 2 जॉ 3 जॉ 4 जॉ 6 जॉ अलग अलग टाइप के चक्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जनरल वर्कशॉप के अंदर हम लोग 3 जॉ और 4 जॉ चक इस्तेमाल में लाते हैं। सो आपको किसी राउंड जॉब को होल्ड करना है और इंस्टेंट वर्किंग करना है, तो वहाँ पे 3 जॉ का इस्तेमाल करते हैं। और 3 जॉ चक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग कहते हैं। मतलब क्या है, एक ही की में आप की को लगा के गोल गोल घुमाने के बाद उसके अंदर जॉब जो है ये होल्ड हो जाएगा। और 4 जॉ चक में क्या होता है कि आपको जॉब को सेट करना पड़ता है। यहाँ पे चक के जो जॉज है, 4 जॉ चक में चक के जो जॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट चक भी कहा जाता है। सो अलग टाइप के या अलग शेप के जॉब जो है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल हो गया, तो ऐसे जॉब्स अगर आपको लेथ के ऊपर पकड़ने हैं या अलग शेप है ऐसे जॉब को पकड़ने हैं, तो वहाँ पे हमारा 3 जॉ चक जो है ये किसी काम का नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को 4 जॉ चक या 6 जॉ चक जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। उसके बाद है हेड स्टॉक। ये मेन पार्ट होता है, ब्रेन होता है अगर हम लोग बोलेंगे तो। इसके ज़रिए हम लोगों को क्या है, स्पिंडल को स्पीड देने में मदद मिलती है। इसके अंदर गियर्स जो है ये गियर्स अटैच किए हुए रहते हैं। सभी पार्ट जो है ये हेड स्टॉक के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। हेड स्टॉक ही ऐसा पार्ट है जो कि लेथ मशीन के बाकी सभी पार्ट्स को मोशन, मतलब स्पीड और मोशन जो होता है गति देने का या उनको चलाने का काम करता है। और उनके चलाने के लिए जो भी पावर चाहिए या मोशन चाहिए ये हेड स्टॉक के जरिए ही क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसीलिए हेड स्टॉक को लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये सबसे मेन पार्ट है लेथ मशीन का। इसके अंदर कोन पुली हेड स्टॉक, चेन ड्राइव हेड स्टॉक या फिर ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, ऐसे अलग अलग टाइप्स हम लोगों को मिलते हैं। उसके बाद है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिस मशीन के अंदर आपको लीड स्क्रू मिलेगा, ये मशीन हम लोग ऑटोमेशन से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो लेथ मशीन का लीड स्क्रू कैसे दिखता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड स्क्रू कहते हैं। सो इसके ज़रिए थ्रेड कटिंग करते समय लेथ मशीन के ऊपर आपको थ्रेडिंग करना है तो ये लीड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपको फेसिंग, ऑटोमेटिक फेसिंग ऑपरेशन करना है, ऑटोमेटिक टर्निंग ऑपरेशन करना है, या ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कोई ऑपरेशंस लेथ मशीन के ऊपर करना है, तो लीड स्क्रू सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ऑटोमेटिक मूवमेंट्स के लिए। इसीलिए जिन मशीन्स के ऊपर लीड स्क्रू है उन लेथ मशीन के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन में कोई भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोगों को बाद में उन ऑपरेशंस में क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। मतलब क्या है, कुछ समय के बाद उन ऑपरेशंस को हम लोगों को रोकना पड़ता है। सो ये सभी चीज़ें हैं, ये बेनिफिट्स होता है लीड स्क्रू का। इस लीड स्क्रू के ऊपर आपको कौन से थ्रेड मिलेंगे, तो एक्मे या फिर स्क्वायर थ्रेड मिलेंगे। एक्मे थ्रेड अगर कहा जाए तो स्क्वायर थ्रेड का एडवांस टाइप है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या है, तो कैरेज। कैरेज के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, जैसे कि टूल पोस्ट हो गया। ये कहाँ पे होता है, बेड के ऊपर लगा रहता है। ये काम क्या करता है, तो कैरेज क्या काम करता है, तो स्लाइड करता है। कहाँ पे, लेथ के ऊपर जो बेड होता है उस बेड के गाइड वेज जो होते हैं उन गाइड वेज के ऊपर ये स्लाइड करने का काम करता है। ये पूरा जो पार्ट्स हम लोगों को दिख रहा है, अलग अलग पार्ट्स मिलके ये बनता है। जैसे कि टूल पोस्ट लगा हुआ है, क्रॉस स्लाइड लगा हुआ है। ओके, सो ये जो है ये पूरे सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेज कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, एप्रॉन। कहाँ पे होता है, तो कैरेज के ऊपर लगा हुआ रहता है। और कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है लेथ मशीन का, ये कहाँ पे सेट किया हुआ रहता है, कैरेज के अंदर। तो ये उसका बैक साइड मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है एप्रॉन का, वो किस तरीके से। ये लेथ मशीन का आगे का हिस्सा है। यहाँ से लेथ मशीन हम लोगों को आगे की तरफ से ये फीड व्हील, रोटेटिंग व्हील, टर्निंग व्हील जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। और ये उसका बैक क्या है, मैकेनिज्म है, या बैक ओपन मैकेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो गियर असेंबली है वो हम लोगों को यहाँ पे क्या है, दिख रही है। इस होल के अंदर से जो लीड स्क्रू है, ये लीड स्क्रू यहाँ पे पास होता है और ये लीड स्क्रू इन गियर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है, जब हम लोग ऑटोमेटिक टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, या फिर थ्रेडिंग का ऑपरेशन होता है, उस समय पे इनको एंगेज और डिसएंगेज किया जाता है। एप्रॉन जो होता है ये किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, कैरेज के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कैरेज का आगे का हिस्सा जो होता है, वो आगे का हिस्सा मतलब ही क्या है, एप्रॉन कहलाता है। लेथ मशीन के जितने भी मोस्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग्स है, उन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे, तो कैरेज के ऊपर मिलेंगे। विदाउट कैरेज हम लोग लेथ के ऊपर टर्निंग, फेसिंग जैसे ऑपरेशन जो है ये कर नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, गाइडवेज। गाइडवेज टेक केयर ऑफ मूवमेंट ऑफ टेल स्टॉक कैरेज ऑन बेड्स। ये गाइडवेज है, किसके गाइडवेज है, तो लेथ मशीन के गाइडवेज है। इन गाइडवेज का हेल्प लेके ही क्या होता है, कैरेज, टेल स्टॉक जो है ये लेथ मशीन के ऊपर क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेथ मशीन का सबसे मेन पार्ट। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, स्पीड कंट्रोलर्स। स्पीड कंट्रोलर स्विच इज सिचुएटेड ऑन हेडस्टॉक विथ कंट्रोल द स्पीड्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का स्पीड जो है कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोलर का, स्पीड कंट्रोलर का। फिर स्पिंडल लेथ मशीन का मेन पार्ट्स है। ये किसके अंदर बिठाया जाता है, तो हेडस्टॉक के अंदर ये बिठा हुआ रहता है। उसके आगे के सिरे में क्या होता है, चक लगा हुआ रहता है। बीच के बॉडी में गियर्स, पुलीज ये अगर ऑल गियर्ड हेडस्टॉक है तो इसके ऊपर आपको पूरे तरीके से गियर लगे हुए मिलेंगे। अगर वो कोन पुली है तो कुछ जगह पे आपको गियर्स भी मिलेंगे और कुछ जगह पे पुलिस का असेंबली भी मिलेगा, डिपेंड करता है। तो स्पिंडल ये हेड स्टॉक में बैठाया हुआ रहता है और लेथ मशीन का एक मेन पार्ट है जो कि चक के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और चक को घुमाने का काम करते हैं। स्पिंडल के ऊपर चक को बिठाया जाता है। Lathe bed. In this video, we will discuss about the lathe bed and its components. Main components of the lathe bed are bedways. Bed is the base or foundation of the lathe. It supports other parts of the lathe. Inverted V bedway, flat bedway, inverted V bedways and flat bedways provide support for carriage and tailstock movement. Headstock. In this video, we will discuss about the headstock. It is the important components of lathe. Now see the parts. Headstock, workpiece, chuck. Headstock provides a mechanical means of rotating workpiece. Hollow spindle. Headstock consists essentially of a hollow spindle. Power source, that is motor. Power transmission, that is belt drive. It also consists mechanism for driving and altering the spindle speed. Back geared headstock. In this video, we will discuss about the back geared headstock mechanism.
There are two types of mechanism used, named as back-geared headstock mechanism and all-geared mechanism. The back gear arrangement is used for reducing the spindle speed, which is necessary for thread cutting and knurling. Back gears B1, B2, L, pulley pinion P1, bull gear G1, spindle, lever, lock pin, cone pulley. There is a stepped cone pulley on the lathe spindle which can freely rotate. A pinion gear rotates along with the pulley. Back gears not engaged. Power transmitted from P1 to G1 and spindle. The spindle rotates at normal speed. Spindle. Back gears engaged. Lock pin released. Power is transmitted from P1 to B1 to B2 to G1 and spindle. The spindle rotates at reduced speed. Tailstock. In this video, we will discuss about the tailstock. It is the important components in the lathe. Tailstock. Tailstock is a non-rotating part of the lathe. It supports right end of the workpiece. Tailstock spindle, dead center. Dead center supports the workpiece. Spindle clamping lever, hand wheel, screw, bedways, clamping bolt. Tailstock can be moved left or right over the bedways. When supporting heavy jobs, live center is used which rotates along with the job. Carriage. In this video, we will discuss about the carriage. Carriage components are saddle, cross slide, compound rest, tool post, apron. Saddle, head-shaped casting, slides along the bedways. Cross slide gives cross-feed motion to the cutting tool. Compound rest supports the cutting tool. Tool post clamps the tool. Apron attached to the saddle. It has gears, control levers and clutches for moving carriage and cross slide.